नमस्कार दोस्तों, उद्धार क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनकी जो हमारा चैनल है उद्धार क्लासेज, उससे ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको हमारा जो भी नया वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी तैयारी हो सके। तो हमने पढ़ा कि अपने जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या स्कोप है, क्या उसका उद्देश्य है, यह सब हमने अपनी जो पीछे की वीडियो है वहाँ पे पढ़ा। हमने पीछे की वीडियो देखो ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अब अपना एग्रीकल्चर में जो अपना जो सब्जेक्ट है एक एग्रोनॉमी, जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है या एग्रोनॉमी जो विषय है, आज हम उस एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं और इसमें किस चीज़ की अध्ययन किया जाता है और उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है, जो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मतलब एग्रोनॉमी का जो इंट्रोडक्शन है वहीं से अपन शुरू करते हैं। तो अपना एक शब्द है एग्रोनॉमी, जिसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। जो अपना जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट जिसे सस्य विज्ञान कहा जाता है वो बना हुआ है, वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। जो ये शब्द है एग्रोनॉमी, जो ग्रीक भाषा है वहाँ से लिया गया है। इसके जो एग्रोनॉमी जो अपना जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है एग्रोज और एक है नोमोस। एग्रोज का मतलब या तो जो अपना फील्ड हो गया या जो खेत जिस पे अपन जुताई करते हैं, फसल उत्पादन लेते हैं, फसलों का प्रोडक्शन करते हैं वो। और नोमोज का मतलब हो गया उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन कि कैसे अपने को जो अपना खेत है या जो अपना फील्ड है या अपना जो फार्म है या जो अपनी मृदा है उसका कैसे प्रबंधन करें, उसका कैसे प्रबंधन करें कि अपने को जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन हो सके, जो अपने जो लेना चाहते हैं जो प्रोडक्शन वो कैसे लें। तो ये सब एग्रोनॉमी में एग्रोज और नोमोस जो दो शब्द हैं उनमें एक है फील्ड या खेत और दूसरा है मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट या खेत का मैनेजमेंट या प्रबंधन। फिर इसमें जो यह है कि खेत का प्रबंधन कर फसल उत्पादन करना। एग्रोनॉमी में मतलब ज़्यादातर फसल का ही रोल है। इसमें फसलों का ही अध्ययन किया जाता है, फसलों के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जाती है। अब जो इसकी डेफिनेशन है या परिभाषा है वो क्या है वो बताता हूँ मैं आपको एक बार, कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और जो मृदा प्रबंधन है, अपनी जो मिट्टी है जो सोइल है उसका कैसे इस प्रकार से प्रबंधन करें कि वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाए, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं करें अपन,
उसमें कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाएं ताकि अपने को मतलब एक छोटे से टुकड़े या कम भाग में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन मिल सके। अब इसी शाखा में जो सस्य विज्ञान है, इसमें जल, भूमि, पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन व अनुसंधान होता है। मतलब जो एक तो हो गया कि अपने जो फसल उत्पादन और मृदा के प्रबंधन के सिद्धांत और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो अपने जो मृदा है या मिट्टी है अपनी, उसका प्रबंधन हो गया। अब इसी में होता है जल, भूमि और पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले, मतलब इनके वातावरण को जो कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, जो अपने जो एग्रोनॉमी है उसमें फसल प्रोडक्शन के लिए कैसे इनका इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इनका, जिससे कि अपना प्रोडक्शन डाउन होता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ता है, अपना प्रोडक्शन स्थिर रहता है। तो जो जल है और भूमि और पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक, उसमें जो कौन कौन से कारक होते हैं, उनका क्या रोल है, वो मतलब क्या प्रभाव डालते हैं कि जो अपने मतलब इंसान है वो खेती में वो अपना एफर्ट तो लगा देता है लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो इन सब का जो जल है, अपनी जो भूमि है, अपना जो पौधे हैं, जो फसलों के पौधे हैं, उनके बारे में वो जान नहीं पाता कि ये कैसे ग्रोथ करते हैं, ये इनको कितना पानी चाहिए, कितना खाद की आवश्यकता होती है, क्या क्या कौन से कीड़े मकोड़ों से बचाया जाता है, कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे होता है। तो इन सभी का क्रमबद्ध अध्ययन और अनुसंधान इसमें जो एग्रोनॉमी है अपनी उसमें किया जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध का मतलब है कि जैसे जो अपना एग्रोनॉमी का पार्ट है उसमें जैसे फसल ले ली तो उसको सबसे पहले कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होगी, कौन सी जलवायु की आवश्यकता होगी, कौन सा बीज जो अपने जो वातावरण है, जो अपना एरिया है उसमें कौन सा बीज सूटेबल है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका मतलब पौधे को कितने पानी की आवश्यकता हो रही है, उसमें कौन कौन से कीट लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, कौन सा रोग आ रहा है, कब आ रहा है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब अपने को मतलब जो इसमें है जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ऐसे जल का कि जल का जैसे इसमें कौन सारी लवण ज़्यादा हैं या अम्लीय है। जैसे अपने पास पानी तो है लेकिन अपन फसल प्रोडक्शन नहीं कर सकते या फसलों का उत्पादन नहीं ले सकते, तो उसका मेन कारण है कि जो अपने जो पानी है उसमें वो तो या तो क्षारीय है या अम्लीय है या उसमें कोई और जैसे जहरीला जो पदार्थ है जैसे लेड वगैरह ये सब मिले हुए हैं। इसलिए जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड युक्त पानी, तो उसमें भी वो भी मतलब फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार से जो अपनी भूमि है, कौन सी भूमि है कि जो अपने जैसे इसमें भूमि में कौन सी पोषक तत्वों की कमी है, इसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, जो भूमि है क्षारीय है, अम्लीय है, उसमें ऐसे कौन मतलब ऐसे मतलब जैसे मैग्नीज और जो कैल्शियम है उसकी अधिकता होती है तो भी फसल प्रोडक्शन नहीं ले सकते। कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा है जो दूसरे तत्वों को भी पौधे को ग्रहण करने के लिए मतलब रोक रहा है, यानी कि वो उनको प्राप्य अवस्था में नहीं आने दे रहा है या प्राप्त करने की जो अवस्था है उसमें नहीं आने दे रहा है। फिर है जो अपने पौधे जो अपना जो एग्रोनॉमी का पार्ट है उसमें फसलों के पौधे होते हैं ज़्यादातर, तो उन पौधों को कौन सी जलवायु की आवश्यकता है, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या प्रबंधन होते हैं, सिंचाई करना, खरपतवार निकालना, उनकी कटाई, बिजाई, जुताई खेत की, यह सभी कारक
को का क्रमबद्ध बताया ना मैंने भाई, क्रमबद्ध एक क्रम से शुरू से, जैसे मिट्टी कौन सी चाहिए, फिर उसको बीज क्या कौन सी की आवश्यकता है, कौन सा सूटेबल करता है, पानी के साथ कब देना है, कैसे देना है, खरपतवार कौन कौन से होते हैं उनको कैसे निकालना है, उनका नियंत्रण कैसे करना है, रोग कौन सा होता है, कीट कौन से लगते हैं, कैसे उसकी मतलब जो प्रोडक्शन होता है या हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो कौन सा है। तो इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और अनुसंधान जो बड़े बड़े जो अपने कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे कृषि विद्यालय हो गए, जो केवीकेज हो गए, अनुसंधान इंस्टीट्यूट वो IARI हो गया, मतलब बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे अनुसंधान है जहाँ पर इन सब का अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान का मतलब कि जो एक स्पेशल फसल या जो पौधा लगा रहे हैं अपन, जो फसल वाला पौधा लगा रहे हैं, तो उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर उसमें मतलब उसका क्रियाओं का अध्ययन करके मतलब ये जाना जाता है कि इसको कौन से कितने दिनों बाद क्या चाहिए, कौन सा खाद कितना चाहिए, ये सब अध्ययन अनुसंधानों में अनुसंधान होते हैं। फिर उनको किसानों को बताया जाता है, जिससे कि ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन ले सके। अब आगे है अपना मतलब ये हो गया जो अपना जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान जो अपना सब्जेक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन और जो उसकी डेफिनेशन हो गई, और जो उसके बारे में जो क्यों अध्ययन किया जाता है वो हो गई। अब है आगे का टॉपिक है अपना, इसी में आगे का टॉपिक है अपना मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी। अब ये क्या है सोइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता क्या है? जो अपने जो फसल वाले पौधे हैं या जो जैसे फसल वाले पौधे हैं या कोई भी पौधा मान लो, तो उसकी वृद्धि के लिए जो फसल वाले पौधे हैं या पादप हैं, छोटे पौधे हैं या बड़े पौधे हैं, उनकी जो पादप वृद्धि, जो पादप में जैसे पत्तियां शाखाएं, उसकी जड़ों में तने में विकास होना, उनके लिए जो अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा जो अपने पादप हैं उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में उपलब्ध करवाना ही मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी कहलाता है। तो एक बार और दोहरा देता हूँ, आप मतलब गौर से सुनो और मतलब एक कॉपी पेन साथ में रखा करो, ताकि जो अपने मेन जो जैसे परिभाषा वगैरह डेफिनेशन में बता रहा हूँ, और जो मेन अपने जो टॉपिक हैं उनको एक बार मतलब अपने कॉपी में तुरंत ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखकर भी अपना जो कोई भी अगर कोई पार्ट छूट जाता है या रह जाता है तो दोबारा देख के भी आप लिख सकते हो कि क्या बताया सर ने, और कोई समझ में नहीं आ रहा एक बार देखो, दो बार देखो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो जो अपनी सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरकता है उसकी परिभाषा की बात हो रही थी। तो जो पादप वृद्धि के लिए जो अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में
मृदा द्वारा उपलब्ध पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में प्रदान करने को ही मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। तो इसमें मृदा जो अपने एक तो होती है जो मृदा मतलब पोषक तत्व तो हैं उसमें, लेकिन जो पौधों का जो विकास हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि जो अपनी जो मृदा है या जो अपना फील्ड है या जो अपनी सोइल है उसमें पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में नहीं है, जिससे कि जो प्राप्य अवस्था में नहीं है। प्राप्य अवस्था में जो पौधे जिस रूप में उसको ग्रहण करते हैं उस अवस्था में वो पोषक तत्व नहीं है, जिसके कारण वो पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। और जो अपना जो पोषक तत्वों से तो भरी है लेकिन वो अपना ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका विकास भी नहीं होगा। तो मृदा अब है अपने आगे कि जो ये सब है कि अपने मृदा में पोषक तत्व हैं, ग्रहण नहीं कर सकते पौधे, तो उसके न ग्रहण करने के कुछ कारण होंगे या उनको जो न ग्रहण करने का जो कारण है वो क्या क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिससे कि पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो अपने हैं आगे है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारण। यह है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से किस कारण है जो पौधे हैं जो मृदा में से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर सकते या ले नहीं सकते और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला कारण है अपने जैसे ए नंबर प्राकृतिक कारण। नेचुरल फैक्टर पहला हो गया प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब है कि जो प्रकृति से मिले हुए हैं अपने को या जो प्राकृतिक हैं उनमें सुधार तो कर सकते हैं लेकिन उनमें बहुत एक मतलब बहुत लंबा वक्त लगता है या बहुत समय लगता है सुधार करने में, और सुधार तो सभी को किया जा सकता है। तो उसमें जो अपने प्रकृति के द्वारा कैसे ऐसे कौन से कारक हैं या ऐसे क्या क्या कारक हैं या कारण हैं जिसकी वजह से वो पोषक तत्व प्राप्य अवस्था में नहीं होते हैं। तो इसमें पहला है अपने प्राकृतिक कारणों में फर्स्ट है अपना पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल। पैतृक पदार्थों में है, पेरेंट मटेरियल में है कि जो अपनी मृदा है वो कौन से चट्टानों से बनी हुई है और उसका कैसे निर्माण हुआ है। तो चट्टानों को मतलब चट्टानों में घर्षण से और चट्टानों के अपघटन विघटन से मतलब ये मृदा को या मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। इसमें मतलब हजारों साल लग जाते हैं, हजारों करोड़ों साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है और चलती रहेगी, हमेशा चलती रही है। तो इसमें जो अपना है पहला पैतृक कारण या पेरेंट मटेरियल कि जो अपने जो मृदा है वो किस प्रकार की चट्टानों से या कौन से ऐसी चीज़ों से या कौन सी जो अपक्षयी चट्टानें उनसे कैसे किस प्रकार की जो चट्टानें उससे बन रहा है। अगर अम्लीय चट्टानें होगी, अम्लीय चट्टानों का अपक्षय होगा
तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अम्लीय मृदा बनेगी, अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। और अगर क्षारीय है तो क्षारीय, उसमें क्षार ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार अपना जो पेरेंट मटेरियल है या पैतृक है वो अपने जो मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त करने की जो क्षमता है पौधों को या प्राप्य अवस्था में है कि नहीं है, वो पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर आगे है अपनी दूसरा है इसमें स्थलाकृति या टोपोग्राफी। स्थलाकृति का मतलब है कि जो अपना जो खेत है या जो अपना फील्ड है उसकी आकृति कैसे है, ऊंचाई पे है या ढलान वाली है या समतल है। तो यह भी एक प्राकृतिक, जो ये तो प्रकृति द्वारा बनी हुई है, प्राकृतिक है। जैसे कहीं टीला है, कहीं जाओ आप दूर दूर तक, मतलब आपको बिल्कुल समतल जमीन दिखेगी, कहीं ऊबड़ खाबड़ दिखेगी, कहीं ढलान वाली मृदाएं दिखेगी या ढलान वाली जमीन दिखेगी। तो ये सब प्राकृतिक है। तो इसमें स्थलाकृति इस प्रकार प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंची जो अपने वो है जमीन ऐसे तिरछी, ऊपर वाला हिस्सा है वो कम उपजाऊ होगी, क्योंकि जब बारिश होगी अधिक पानी आएगा तो वहाँ से जो पोषक तत्व हैं बह करके नीचे जो अपनी मिट्टी है या निचली जो मृदा है उसमें आके रुकेगा। तो ऊपर वाले हिस्से में जो जैसे ये अपना खेत है, इसमें अपना खेत ऐसे है, मतलब यहाँ ऊपर है ये हिस्सा, ये नीचे है थोड़ा यूं। तो जब बारिश होगी तो यहाँ पे जो भी पोषक तत्व हैं वो बारिश के साथ घुल करके यहाँ निचली अवस्था में या नीचे वाली जो अपना खेत है उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ कम होंगे पोषक तत्व, यहाँ ज्यादा होंगे। तो ये भी एक जो प्राकृतिक कारण है। एक तो ढलान वाली भूमि है और जो पानी के द्वारा ज्यादा बरसात के कारण पोषक तत्व नीचे वाली भूमि में आ रहे। तो इस प्रकार से जो टोपोग्राफी है या स्थलाकृति है अपने खेत की, जो वो भी प्रभावित करती है। फिर है तीसरा है मृदा आयु या सोइल एज। सोइल एज कैसे प्रभावित करती है कि जो अपनी जो मृदा है जितनी पुरानी होगी तो उसमें पोषक तत्वों की कमी उतनी होती जाएगी, क्योंकि लगातार अपन उस पर खेत पे खेती कर रहे हैं, लगातार फसलों को उगाई कर रहे हैं, फसलें बो रहे हैं। तो फसलें अपने जो खेत की जो पोषक तत्व हैं उनको लगातार एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लगातार ग्रहण कर रहे हैं, जिससे जितनी पुरानी होती जाएगी मृदा उतना ही उसमें पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी। तो इस प्रकार से जो सोइल एज है, जो मृदा की उम्र है या आयु है, वो भी एक प्राकृतिक कारण है। आगे है अपना जलवायु। क्लाइमेट, जलवायु में आती है जल और वायु दोनों का समावेश होता है। तो अपने जो जलवायु कैसी है, अतिवृष्टि वाली है या कम बरसात वाली है, या हवाएं कैसे चल रही है, तेज चल रही है, धीमे चल रही है, तो ये सब जो मृदा में पोषक तत्व हैं उनको प्रभावित करते हैं। कैसे? जल के द्वारा अगर ज़्यादा बरसात होगी तो जल में जो अपने जो मृदा है या जो अपनी सोइल है उसमें उपस्थित पोषक तत्व घुल करके दूसरी तरह
बैक करके दूसरी जगह चले जाएंगे, तो अपने जो पोषक तत्व हैं उनका वैसे लॉस हो गया। दूसरा है कि जैसे जो वायु है, अगर अधिक तेज या आंधियाँ चल रही है, तेज मतलब तूफान आ रहे हैं, तेज हवा चल रही है, तो उससे भी जो अपने मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। जैसे मृदा भी उड़ कर जाती है, तो उनमें भी जो पोषक तत्व हैं अपने वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। फिर है अपना 5 नंबर, मृदा प्रोफाइल की गहराई या डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये है मृदा प्रोफाइल का मतलब है कि जो अपने मृदा की गहराई क्या है, या मृदा की जो गहराई में जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कितनी है। अपने मृदा प्रोफाइल का मतलब है कि कितनी गहराई तक अपने जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की उपलब्ध है, पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं। जो ऊपरी जो मृदा का जो ऊपरी भाग है या ऊपरी परपट्टी है उसमें लगातार बुआई करने से या लगातार फसलें लेने से ऊपरी से फसलें उनका एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो नीचे वाले भाग हैं वो ज़्यादा मतलब ऊपर वाले भाग से ज़्यादा उपजाऊ नीचे वाली होती है, क्योंकि जो नीचे वाली मिट्टी है या मृदा जो अपनी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, मृदा प्रोफाइल है, तो अपनी जो खेती होती है वो इसी पार्ट में होती है। यहाँ से जो पोषक तत्व है वो लगभग खेत फसलों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर यहाँ से जो अपना मृदा प्रोफाइल है, जो ये इसमें जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जो अपना जो ऊपरी भाग है वो कम उपजाऊ होगा और ये ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो इस प्रकार से जो मृदा प्रोफाइल है वो भी अपने जो इसको प्रभावित करती है। फिर आगे है अपना मृदा की भौतिक दशा। फिजिकल पोजीशन। मृदा की भौतिक दशा का मतलब है कि जो अपनी जो मृदा है वो कैसी है, बलुई है, दोमट है, क्ले है, सिल्ट है, या कंकरीली है, पथरीली है, या जो अपने जो मृदा क्षारीय है, ऊपर से क्षारीय है या अम्लीय है, या जैसे कहीं वो लवण जम जाता है तो लवणीय है, ये सब भौतिक दशा में आते हैं और ये अपने जो मृदा की उर्वरता है उसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल। फिर आगे है अपनी मृदा अपरदन या सोइल इरोजन। मृदा अपरदन का मतलब है कि मृदा का कटाव या मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होना या ट्रांसफर होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो अपने जो मृदा का अपरदन है वो वायु से भी होता है और जल से भी होता है। जिससे मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसमें स्वाभाविक से है पोषक तत्व जुड़े हुए होते हैं, तो पोषक तत्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। फिर है कि अपने जो मृदा है अपने पास उपलब्ध मृदा में उपलब्ध
पोषक तत्वों की मात्रा, कि जो अपने पास जो मिट्टी है या जो मृदा है उसमें कौन से जो पोषक तत्व हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, कितनी कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो इसमें उपलब्ध हैं या नहीं है, कौन से नहीं है, कौन से हैं, वो कितनी मात्रा में हैं, वो पौधों को लेने की प्राप्य अवस्था में हैं या नहीं है, तो वो भी ये भी एक प्राकृतिक जो कारण है अपने जो सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता है उसको प्रभावित करने वाला कारक है। अब आगे है अपना, ये हो गया अपना प्राकृतिक कारण। आगे है अपना दूसरा बी। ये तो अपने जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरल हैं वो गए। बी है कृत्रिम कारक या आर्टिफिशियल। कृत्रिम या आर्टिफिशियल का मतलब है कि जो अपने द्वारा किया हुआ या उसमें इंटरफेयर या कृत्रिम रूप से किए गए ऐसे क्रियाएं या ऐसे कारण जिससे उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या पौधे उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें पहला है अपना वाटर जलाक्रांति या वाटर लॉगिंग। इसमें है कि जो अपने जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है उसमें जो वायु का आवागमन है या जो रंध्राक्वास से जो वायु का या गैसों का आदान प्रदान होता है वो नहीं हो पाता। जल भरा हुआ है तो उसमें वायु का आदान प्रदान नहीं होगा, तो वायु का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो मृदा उर्वरता नहीं हो सकती, वो नहीं होगी। तो इसका उपचार है कि जो अपने जल निकास होना चाहिए, उचित जल निकास न और वहाँ पानी भर जाए तो वो एक मृदा में या मृदा की उर्वरता में कमी लाने वाला कारक है। फिर आगे है अपना फसल प्रणाली। फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है कि अपन कौन सी फसल ले रहे हैं, उसकी जड़ें कहाँ तक जा रही है। जैसे अपन उथली जड़ वाली ज़्यादातर फसलें लेते हैं तो वो ऊपरी जो 15 से 20 सेंटीमीटर की जो लेयर है अपनी पृथ्वी की, 15 से, अभी समझाए ना आप सॉइल प्रोफाइल में, तो 15 से 20 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको लगातार फसलें लेती रहती है। तो फसल प्रणाली से भी अपना जो सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरकता होती है वो प्रभावित होती है। फिर आगे है अपना सॉइल पीएच या मृदा पीएच। सॉइल पीएच का मतलब है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब सॉइल पीएच जो स्केल है अपनी उसमें होता है 1 से लेकर के 14 तक। उदासीन होती है, ये तो होती है अम्लीय, ये होती है क्षारीय, और ये जो अपना है 7 नंबर का ये उदासीन होती है।
तो ये सोइल पीएच मृदा की उर्वरता में कमी कैसे लाता है कि जो अपनी सोइल मतलब अम्लीय मृदा है, तो वो कुछ ऐसे जो पोषक तत्व हैं जैसे अपने कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, उनकी प्राप्यता तो बढ़ा देती है। यानी कि जो कैल्शियम है अपना Ca और Mg, उसकी प्राप्यता तो बढ़ा देती है। और जो एल्यूमिनियम, फेरस और तांबा, इनकी प्राप्यता को अम्लीय मृदा कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी तो बढ़ा देती है अम्लीय मृदा। और जो अपने मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फेरस है और जो कॉपर है, उसकी उपलब्धता को कम कर देती है, जिससे कि मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है या कम, वो मृदा उर्वरता उसमें कम रहती है, उसमें अन्य पोषक तत्व पौधे नहीं ले सकते। फिर जो अपनी सारी मृदा है उसमें क्या होता है कि वो क्या करती है, उसमें सारे जैसे कैल्शियम और मैग्नीज ये तो कम होते हैं मैग्नीशियम, और जो एल्यूमिनियम, फेरस और कॉपर इनको बढ़ा देती है ये अक्षारीय मृदा। मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम को कम करेगी और फेरस, एल्यूमिनियम और कॉपर को बढ़ाएगी, जिससे कि अपनी जो मृदा की जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है, उर्वरता कम होती है और पौधे इनको ग्रहण नहीं कर पाते। फिर अपना तो ये हो गया सोइल पीएच कैसे इसको प्रभावित करता है। फिर हो गया अपना आगे का मृदा में सूक्ष्म जीव। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, जैसे कवक है, शैवाल है, फंजाई फफूंद है, एक्टिनोमाइसीटीज है, राइजोबियम है, ट्राइकोग्रामा है, ये सब मृदा में जो उपस्थित, जैसे शैवाल है अपना, वो मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, या राइजोबियम है, राइजोवेक्टर है, ये मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की बढ़ा देता है, जिससे मृदा अधिक उर्वर होती है। अब आगे है अपना मृदा में उपस्थित 5 नंबर का है मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। जो मृदा में अपने जो कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं वो भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होकर वो ह्यूमस बनता है, ह्यूमस बनने से मृदा भुरभुरी होती है, और भुरभुरी होने से जो अपना मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ती है, जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। तो अब एक और है अपना लास्ट इसमें 6 नंबर का कि मृदा की जुताई की विधि व समय। ये कारक भी मतलब कृत्रिम कारक है जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। मृदा की जुताई की विधि व समय कि अपन मृदा की जुताई कौन सी विधि से कर रहे हैं। जो कम गहरे जो अपने हल है या प्लाऊ है, प्लोइंग है, उनसे हैरो कल्टीवेटर उनसे कर रहे हैं, या गहरी जुताई कर रहे हैं, या समय कौन सा है, अपने जो ज़्यादा गर्मियों का सीजन है उसमें जुताई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अधिक पानी भर रहा है वो
वहाँ जुताई कर रहे हैं, तो ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट कारण है मृदा को उर्वरता को कम करने का। तो अपना आज का टॉपिक जो सॉइल फर्टिलिटी मृदा उर्वरता है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक ये कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसको जो अपने उद्धार क्लासेज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।